हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में हिंदी की जो परीक्षा हुई थी नेट की जून 2025 में, तो उन प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने प्रश्न संख्या 51 से लेकर 60 तक का विश्लेषण कर लिया है। मैं आज उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। किसी कारण से वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसके आगे मैं दोबारा बना रही हूँ। तो आप इसको देखने से पहले उसको देख लेना। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 61 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो ये क्या है? ये हमें कभी दिए हैं और इनकी ये काव्य कृतियाँ हैं, तो हमने इनको क्या करना था? सुमेलित करना था। तो ए क्या है? मोहनलाल महतो वियोगी। बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल। सी है भगवती चरण वर्मा। और डी है नरेंद्र शर्मा। तो इसमें हमने क्या करना था? इनको मिलाना था। देखते हैं मोहनलाल महतो वियोगी की कौन सी रचना है। उनकी रचना है जो 3 है, निर्माल्या। तो वो कहाँ पर है? वो विकल्प 2 में है, तो एक ही पहले से ही सही हो जाना था। इसमें जो बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो इनकी कौन सी रचना है? अपराजिता। तो वो कहाँ पर है? वो भी बी में ही है। और सी क्या है? भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना है? मधुकन। ए पे 1 पे है। और डी नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा की 2 पे है शूल फूल। तो इस कारण जो जहाँ पर हमारा विकल्प 2 जो है वो सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 62। हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्वनियों के संबंध में बताना था। तो ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। ये सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा वाद गति से मुखविवर से निकल जाती है। ये भी सही है। व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा वाद गति से नहीं निकल पाती। ये भी सही है। और 4 देखते हैं। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे पलतू स्वर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, असुमेलित है। इसमें क्या होना था? जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेकर उच्चारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे पलतू स्वर कहते हैं। तो इस कारण जो हमारा यहाँ पर विकल्प जो है वो 4 सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था। पत्रिकाओं को, तो आलोचना पत्रिका किसकी है इसको देखते हैं। आलोचना किसकी है? 1951 की शिवदान सिंह चौहान की है। ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। बाद में नामवर सिंह ने इसका लंबे समय तक संपादन किया था। अब बी है तद्भव। तो तद्भव किसकी है? 1951 की है, अखिलेश यादव की है। और ये लखनऊ से इसका जो प्रकाशन था वो कहाँ से हुआ था? लखनऊ से हुआ था। ये एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। अब सी है बाल बोधिनी। तो बाल बोधिनी किसकी पत्रिका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1874 की है, जो बनारस से इसका प्रकाशन हुआ था। ये महिलाओं से संबंधित है। विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद की जो इंदु 1909 में इन्होंने इसका किया गया था। जयशंकर प्रसाद ने इसका संपादन किया था। तो इस पत्रिका को हम शायाबाद की शुरुआत के लिए भी जानते हैं। अब विकल्प ई है धर्मयुग। तो धर्मयुग टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 में हुआ था। बाद में 1960 में प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके क्या बने थे? प्रमुख संपादक बने थे। तो इसमें कौन सा जो हमारा विकल्प जो है वो सही रहेगा? तो इसमें हमारा रहेगा, पहले क्या आएगी? बाल बोधिनी आएगी 1874 में। फिर कौन सी आएगी? इंदु आएगी 1909 में। फिर कौन सी आएगी? धर्मयुग 1949 में। फिर आलोचना 1951 में। और फिर भी तद्भव 1991 में। तो इस कारण जहाँ पर हमारा जो विकल्प है वो भी सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 64। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ये क्या है? ये नाटककार दिए, तो ये उनकी नाट्य रचना है। तो हमने बताना था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। बी क्या है? लाला श्रीनिवास दास। सी है राधाचरण गोस्वामी। डी है बालकृष्ण भट्ट। तो देखनी थी इनके कौन कौन से नाटक हैं। देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का कौन सा है? विकल्प जो 2 पर है प्रद्युम्न विजय। लाला श्रीनिवास दास का कौन सा है? प्रहलाद। और राधाचरण गोस्वामी का कौन सा है? 4 पे जो अमर सिंह राठौर। और डी क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जो 3 पे है दमयंती स्वयंवर। तो इस कारण जहाँ पर जो हमारा विकल्प वो है वो कौन सा ठीक रह रहा है? जहाँ पर हमारा विकल्प जो है जो 64 का कौन सा है? ए विकल्प जो है वो सही है। और इनके लाला श्रीनिवास दास के और भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे प्रहलाद तो हमें दिया है, रणधीर प्रेम मोहिनी तमता स्वर्ण। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 65। सूची 1 को सूची 2 से जहाँ पर भी हमने सम्मिलित करना था। तो बाल दुर्दशा नाटक के बारे में, जो बाल दुर्दशा नाटक के अंक हैं उनको हमने सम्मिलित करना था। तो बाल दुर्दशा नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1880 का है।
तो हमने देखना था अब पहला अंक क्या है, पहले इसके बाद दुर्दशा के कितने अंक हैं, 6 अंक है। तो पहला क्या है, बीथी नामक स्थान है जहाँ पर एक जोगी द्वारा नाटक का आरंभ होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा संसार के मंदिर में भारत को जागृत करने का प्रयास किया गया है। तो तीसरा क्या है, तीसरे अंक में बार दूरदेव सत्यनाश फौजीदार नामक जो पात्र मिलकर भारत की दुर्दशा का कारण बनते हैं। और पांचवा क्या हो गया, पांचवा यहाँ पर इसमें कौन सा विकल्प हमारा जो सही है, ए में भी बीथी दिया हुआ है, ए में भी, और 1 और 2 ए विकल्प सही, इसमें बी में 4 दिया। अब देखते हैं सी से पता चलेगा। तीसरा अंक क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 किताब हारना। तो यहाँ पर हमारा क्या था, तीसरा अंक क्या था, किताब हारना है। तीसरा अंक क्या है, किताब हारना है। और पाँचवा क्या हुआ, पाँचवा का हुआ फिर सी का 1 होगा मैदान और डी का 3 होगा किताब खाना, ऐसे होना था। इसमें जो विकल्प 2 है वो सही है। ए का क्या था, 2 बी थी, बी का 4 शमशान टूटे फूटे मंदिर, सी का 1 मैदान और डी का 3 किताब खाना। तो जहाँ पर हमारा जो विकल्प है प्रश्न संख्या 65 का वो बी है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है, ए कविप्रिया केशवदास की, बी प्रेम वाटिका रसखान की, सी हरिचरित लालचदास की, और डी प्रेम सागर लल्लूलाल की, और ई सुदामाचरित नरोत्तम दास की। तो यहाँ पर क्या था, पहले क्या आना था, यहाँ पर पहले आना था हरिचरित लालचदास की, फिर आना था सुदामाचरित नरोत्तम दास की, फिर आना था कविप्रिया केशवदास की, फिर प्रेम वाटिका रसखान की, फिर प्रेम सागर लल्लूलाल की। तो इस तरह से हमारा जो है वो विकल्प बी जो है 2 जो है वो सही है। अब देते हैं प्रश्न संख्या 67। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये किसका है, यहाँ पर विकल्प 4 निक्षेप का है। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित 1958 में है, उस नाटक का ये कथन है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 68। तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तीसरी कसम कहानी किसकी है, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इसका दूसरा नाम, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो कथन दिए हैं इनको हमने पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था। ए है चलो बहन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। तो बी क्या है, इस हीरा मन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। तो सी क्या है, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु, एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। डी है और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी महक रहा है। और ई क्या है, इस हरदम रुपया पैसा क्या करेगा चादर। तो इसमें जो हमारा विकल्प पहले क्या आएगा, पहले आएगा ए ही आएगा, चलो बहन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। उसके बाद क्या आना था, उसके बाद डी वाला आएगा और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी में महक रही है। और फिर क्या आना था, फिर आना था बी, इस हीरा मन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। फिर क्या आना था, फिर सी आना था, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला, अक्षर मीन्स अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। तो फिर लास्ट में क्या आना था, इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया क्या करेगा चादर। तो फिर ये इसमें कौन सा इस कारण यहाँ पर जो है विकल्प जो डी था वो सही है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित काव्य स्थानों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर काव्य स्थान दिए हैं, इनको हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना था। तो ए क्या है, काव्य भाषा का सिद्धांत, बी है अभिव्यंजनावाद, सी है उदात्तता का सिद्धांत, डी है विरेचन सिद्धांत और ई है मूल्य सिद्धांत। तो जहाँ पर क्या आना था हमारा, सबसे पहले क्या आना था यहाँ पर डी जो था विरेचन सिद्धांत वो आना था। फिर उसके बाद क्या आना था, उदात्तता का सिद्धांत जो था लॉजेनिस का। फिर ए आना था काव्य भाषा का सिद्धांत, फिर बी आना था अभिव्यंजनावाद क्रोचे का, फिर ई आना था मूल्य सिद्धांत रिचर्ड का। तो ये जहाँ पर हमारा जो विकल्प सी है 3 नंबर पे है वो सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 70। चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन सा संवाद श्यामनाथ की पत्नी के हैं।
तो जो श्यामनाथ की पत्नी थी तो उनके संवाद हमने बताने थे। तो जीव की दावत कहानी है किसकी, पहले विषम सारणी की कहानी है जी, जहाँ पर आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में बढ़ती अवसरवादिता को दिखाने और पारिवारिक मूल्यों के विघटन पर जो ये आधारित कहानी है विषम सारणी की। तो इसमें क्या था, इसमें श्यामनाथ की पत्नी के जो संवाद थे वो हमने बताने थे। तो एक क्या है, इन्हें पिछवाड़ी इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे कल आ जाए। ये तो है श्यामनाथ की पत्नी का कथन। अब देखते हैं बी, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। ये श्यामनाथ की पत्नी का नहीं है, ये श्यामनाथ का है, बी नहीं है। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। तो ये किसका है, ये भी श्यामनाथ का है। डी, बा कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनार आंधे। तो ये किसका है, ये जो चीफ आए थे उनका है, ये भी नहीं है श्यामनाथ की पत्नी का। ई देखते हैं, बैस सो गई और नींद व खराटे लेने लगी, साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाने आएंगे। तो ये भी किसका था, ये भी श्यामनाथ की पत्नी का था। तो इसमें हमने कौन कौन से देखे श्यामनाथ की पत्नी के, ए और ई वाला। तो ए और की ई किस में, वो विकल्प 2 में है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प 2 है वो सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 71। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका में 3 अंकों में छपा था। तो वो किस में छपा था, जहाँ पर विकल्प जो ए क्या है दिनमान, बी सारिका, सी धर्मयुग और डी क्या है साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जो दिनमान पत्रिका इसमें किसमें छपा था पहले आधे अधूरे, ये छपा था धर्मयुग। किसमें छपा था, धर्मयुग। जो मैंने आपको बताया कि धर्मयुग जो थी कि 1949 में टाइम समूह ऑफ जो इंडिया थी उसके द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। तो फिर बाद में 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1960 के बाद जो हमारे प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके प्रमुख संपादक बने थे। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की थी ये पत्रिका। तो दिनमान के बारे में जानते हैं। तो दिनमान पत्रिका किसकी थी, गे की थी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह गे की। 1965 में ये नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। ये एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। बी क्या थी, सारिका। तो सारिका का संपादन किसने किया था, मोहन राकेश, कमलेश्वर और कन्हैया लाल ने किया था। और सी धर्मयुग के बारे में मैंने आपको बताया। और डी क्या है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो 1950 में हिंदुस्तान टाइम्स जो समूह द्वारा प्रकाशित हुई थी। और इसके पहले संपादक कौन थे, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। अब प्रश्न संख्या 72 है, दे दुल्हिया की बड़े, ये क्या थे, ये बिहारी सदस्य की पंक्तियाँ थी। तो ये आधी साइड दिए सूची 1 में और आधी सूची 2 में, तो हमने इनको जोड़ना था। तो ए क्या था, दे दुल्हिया की बड़े, बी क्या है कानन चारी नैन मृग, सी बड़े बोन में करत है, डी चितवनी रूखे दृगन की। तो इसमें देखना था सूची 2 में, हांसी बीनू मुस्कानी, नैनन ही सब बात, यूं जोबन ज्योति, नागर नन्नू शिकार। तो ए के साथ यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर ए के साथ आना था दे दुल्हनिया की बड़े। तो इसके साथ क्या आना था, यूं जोबन ज्योति, जो 3 वाला है वो आना था इसके साथ, यूं ज्योति जोवन। तो बी के साथ क्या आना था, कानन चारी नैन मृग। तो कानन चारी नैन मृग के साथ क्या आना था, नागर नन्नू शिकार, नागर नन्नू शिकार 4 वाला आना था। अब सी क्या है, बड़े बोन में करत है। तो जहाँ पर क्या आना था, बड़े बोन में करत है, जहाँ पर आना था 2 आना, नैनन ही सब बात, 2 के साथ आना था, बड़े बोन में करत है, नैनन ही सब बात। अब डी क्या है, चितवनी रूखे दगन की। तो एक ही बचा हमारे पास, हांसी बिनु मुस्कानी। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा विकल्प सही था, जहाँ पर विकल्प 4 जो है वो सही है। ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2, डी के साथ 1। अब प्रश्न संख्या 73 है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति ये विकरण कर रहा है। तो ये उपयुक्त कथन किसका है, तो ये किसका था, विकल्प ए मातृगुप्त, बी प्रख्यात कीर्ति, सी भिक्षु और डी दातुसेन। तो ये था विकल्प 4 जो है दातुसेन का कथन था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद ने किया था। तो वो कौन सी पत्रिका थी, यहाँ पर वो थी विकल्प 4 आनंद कादम्बनी। तो विकल्प ए जो है सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका किसकी थी, चिंतामणि घोष की थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन 1930 से 1920 तक किया था, 17 वर्षों तक। अब विकल्प जो बी है सुदर्शन
तो ये सुदर्शन किसकी थी? मणिमाल नब्बू बाई द्विवेदी की थी। इसका प्रकाशन सितंबर 1971 में शुरू हुआ था। और विकल्प जो सी है जासूस गोपाल राम गहमरी की 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो गोपाल राम गहमरी जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, आलोचक, पत्रकार रहे हैं, उन्होंने इस पत्रिका का 38 वर्षों तक संपादन किया था। विकल्प 4 आनंद कादम्बनी, तो ये प्रेमगढ़ की 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। और इनकी एक और प्रसिद्ध पत्रिका है नागरी नीरद, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 75। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं? तो यहाँ पर हमने इंस्पेक्टर मातादीन के कथन बताने थे। तो विकल्प जो इसमें क्या था? विकल्प ए, मैं समझ गया कि आपसी पुलसी मुस्तैद क्यों नहीं है। विकल्प बी, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पढ़ा रहना चाहता हूँ। सी क्या है? आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। अब डी है, हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। और ये, आप बेफिक्र रहें पैक्ट सा, मैं अपने मकान को भी बेच दूंगा हिदमत के लिए। तो जहाँ पर हमने देखना था कि इंस्पेक्टर मातादीन जो चांद पर हैं, इनके कौन कौन से कथन हैं। तो यहाँ पर था ए भी है, मैं समझ गया कि आपसी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। और इसमें डी भी है, हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाता है? जहाँ पर हमारा विकल्प 3 सही हो जाता है, ए और डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 76। मैला अंचल के अनुसार मैरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैलांचल उपन्यास किसका है? मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 का है। और इसमें क्या, ये एक आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें हमने मैरीगंज गांव से जो संबंधित उसमें कथन आए हैं उनके बारे में सत्य बताना था। तो मैरीगंज गांव का नाम अंग्रेजी अधिकार ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। बी, मैरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं। सी, गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, यादव और राजपूत। डी, उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ई, गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है। तो यहाँ पर हमने बताना था कौन कौन सा सही है। इसमें एक सही आएगा सी वाला, गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ या राजपूत और यादव। और कौन सा आएगा? और डी वाला भी सही है, उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो 3 नंबर पे जो है सी और डी वो सही है। अब प्रश्न संख्या 77 है। हिंदी निबंध में संदर्भित निम्नलिखित मतब्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हमने क्या बताने थे? मतब्य बताने थे। ए जो है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बी, निबंध के विभिन्न रूपोकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ से होता है। सी, संसार के हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है और किसी का किसी पर। डी, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखन की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिकता सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए है। ई क्या था? निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता, वन एक विशेष रचना श्रेष्ठ लेकर आता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जो विकल्प है वो सही रहेगा, ये देखना था हमने। ए भी है, ए भी क्या है? आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। ए सही है। और इसमें बी नहीं आएगा। सी क्या है? संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। जे भी सी ठीक है। डी भी देखते हैं, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो डी सही है, 4 वाला, ए, सी और डी। तो यहाँ पर जो है वो 4 विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? तो उत्तर आधुनिकता के बारे में हमने बताना था। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर विकल्प ए, उत्तर आधुनिकता महावतांत के विरुद्ध है। विकल्प बी जो है, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। सी है, इसमें सामंतवादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है। डी क्या था? डी था, इसमें उत्तर आधुनिकता स्पष्टतावाद की एक शाखा है। और ई क्या है? इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमा का नकार है।
तो यहाँ पर हमने देखना था पहला क्या था, उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है, ये सही है। और देखना था बी क्या था, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है, ये गलत है। यहाँ पर बी जो है वो बाहर हो गया। सी इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है, ये सही है। डी उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है, ये गलत है। ई इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है, ये क्या था, ये ई जो है वो सही है। ए सी और ई जो है वो सही है, तो इस कारण जो हमारा 4 वाला विकल्प है वो सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित है। तो आदिवासी विमर्श से हमने देखनी कि यहाँ पर कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो देखते हैं विकल्प ए क्या है, जंगली फूल, जे है। विकल्प बी क्या है, नगाड़े की तरह बजते शब्द, जे भी है। सी क्या था, मन मांझने की जरूरत, जे भी है। और डी क्या था, मन मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, जे नहीं है। और प्रेमथ्यु गाथा, ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही है, 4 वाला, ए बी और डी। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर शंभुनाथ के कथन बताने थे जो भारतीय नवजागरण से जो संबंधित थे। ए क्या है, बंगला नवजागरण के केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, ये सही है। बी क्या है, हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम है, ये भी सही है। अब सी क्या था, महाराष्ट्रीय नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज विरोध है, ये गलत है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है, ये भी गलत है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, ये भी गलत है। तो जहाँ पर हमारा जो विकल्प ए है वो सही है, ए और बी। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना था, अस्तित्ववाद से, जो अस्तित्ववाद दर्शन था उससे संबंधित हमने कथन बताना था। विकल्प ए क्या है, अस्तित्व का मूलाधार ही व्यक्तित्व समझता है, नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सी है, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। डी है, युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। ई सार्थ अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों है। तो जहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो बी सही है, ए बी और ई। देखो, अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्ति समझता है, तो अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व, स्वतंत्रता और चुनाव पर जोर देता है, ये हमने पढ़ा है। तो इस कारण जो हमारा विकल्प ए है वो सही है। अब देखते हैं बी, नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये भी अस्तित्ववाद का ही था। तो यहाँ पर बी भी जो है वो सही है, संबंधित है अस्तित्ववाद से। सी, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था, ये अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था, ये गलत है। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है, ये भी गलत है। ई सही है, सार्थ अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और ई जो थे वो सही है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प 2 है वो सही है। सिक्का बदल गया, कहानी का पात्र नहीं है। सिक्का बदल गया कहानी किसकी थी, ये किसकी थी, कृष्णा सोबती की कहानी थी। 1948 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। जहाँ शानी का दर्द जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित जो कहानी है वो ये बनी हुई है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित, और इसमें शानी का दर्द है। तो ये 1948 में रचित है कृष्णा सोबती के द्वारा। तो इसका जो पात्र है शेरे भी है, दाऊद खां भी है, शानी भी है, और 4 जो है ददन मियाँ। ये सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 83, बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया था। तो बलदेव ने बावन दास की जो गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता जलाया था वो क्यों जलाया था वो देखना था, ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए, क्या ये सही है। विकल्प बी, ताकि बावन दास गाँव का मुखिया ना बन जाए, क्या ये सही है। ताकि बावन दास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, क्या ये सही है। ताकि गांगुली जी उसे सवाल जवाब ना करें। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न जो 83 का विकल्प जो है वो कौन सा सही है, 83 का, जहाँ पर 83 का विकल्प जो था वो ए था, ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए। ये कौन से उपन्यास की पंक्तियाँ थी, ये मैलांचल विश्वनाथ रैनो के उपन्यास की पंक्तियाँ थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 85, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है।
तो ये हमने बतानी थी किसकी कृति है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। और ये किसकी है, कब जो सी है उर्वशी की है। संस्कृत के 4 अध्याय की नहीं है, रश्मि रथी की नहीं है, बेनवन की नहीं है, और ये किसकी है, उर्वशी की है। तो उर्वशी जो थी वो किसकी कृति है, ये काव्य नाटक है। ये किसके द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक उर्वशी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1961। और 1972 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 86। तुम सभ्य हो मार्केट जहाँ जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की बेहाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्ति भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से हैं। तो ये हमने देखने थे, भारत भारती के भाग दिए हैं हमें। तो भारत भारती जो है ये किसकी रचना है, किसकी काव्य कृति है, ये गुप्त मैथिल शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति 1912 में रचित है। इसमें स्वदेश प्रेम को दर्शाया है। इसमें वर्तमान और जो भावी जो भविष्य दूरदर्शन के उभरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयोग किया है मैथिल शरण गुप्त में ने। तो इसमें जो था, जो ये हमें प्रश्न पूछा था, इसका जो भाग 4 कृषि और कृषि से ये पंक्ति हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 87। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है 20 बार, एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। बोला राम का जीव में ये वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है। तो बोला राम का जीव किसकी कहानी है, ये हरिशंकर प्रसाई की व्यंग पर कहानी है। तो ये कहानी यहाँ पर क्या करती है, सरकारी पदों पर जमे बदमाश घूसखोर अधिकारियों की कारगुजारियों का पर्दाफाश करती है, जिसमें सरकारी दफ्तर में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर तीखा कटाक्ष व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर किस किस के बीच में जो ये बात हो रही है, प्रश्न संख्या 87 की, तो इसमें जो थी वो नारद और साहिब के बीच बात हो रही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 88। मानस का हंस के आमों के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खासतौर से पढ़ा था। तो मानस का हंस उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का 1972 का। ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो रामचरितमानस के रचयिता जो तुलसीदास थे उनके जीवन पर आधारित जो ये एक उपन्यास है मानस का हंस 1972 में। तो ये इसमें कि इसके सबसे पहले मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने किस रचना का खास तौर से पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था विकल्प सी विनय पत्रिका को। अब प्रश्न संख्या क्या है, 99। निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कविता के अंश दिए गए हैं इनको हमने सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो ये कौन सी कविता के अंश है, ये पंक्तियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है। तो इनको हमने क्या करना था, इनको सही क्रम में लगाना था। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें। तो यहाँ पर बी क्या है, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। सी क्या है, जिनमें की प्रतिपल कामता रहता अरुण कमल एक। डी क्या था, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये सबसे पहले आएगा। अब ई क्या था, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तो डी जहाँ पर कहाँ है, 1 में है और 3 में है। अब उसके बाद क्या आना था, डी के बाद यहाँ पर अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। तो बी वाला आएगा। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सी जो है वो यहाँ से ही ठीक हो जाता है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद ई क्या आना था, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। उसके बाद डी क्या आना था, उसके बाद क्या आना था, ए आना था, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें। और ई फिर उसके बाद पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तो 99 का जो विकल्प है वो कौन सा, वो 4 वाला सही है। अब प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग पर अर्थ दिया गया है। तो वो कौन सा नाटक है, यहाँ पर देखना था, वो है विकल्प 4 बकरी। तो किसका नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित 1974 का एक व्यंग्यात्मक नाटक है जो राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और शोषण को दर्शाता है। तो महामोज ये तो मन्नू मंडारी का है। तो अंजो दीदी सिंदूर की होली